हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम एंड जय हिंद, जय लक्षद्वीप। आई हेट मालदीव। चलिए, एनीवेज, इन सब बातों से आगे चलते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि जहाँ पे मैंने बताया था कि मैं जो सप्लीमेंट्स लेता हूँ अपने लिए, वो उनके बारे में मैंने बात की थी। लेकिन कोविड के बाद, इस कोविड के बाद मैंने कुछ अपने सप्लीमेंट्स में चेंज किया है और बढ़ती एज के साथ मैंने कुछ चीज़ें अनुभव करी, स्पेशली कोविड के बाद। तो मैंने कुछ सप्लीमेंट्स में चेंज कर दिया है। आज मैं वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बनाने जा रहा हूं जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है। 50 ईयर ओल्ड लोगों को कौन कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए और क्यों कोविड के बाद मैंने ऐसा कुछ चेंज किया है। हालांकि इन सब सप्लीमेंट्स के बीच में एक मेडिसिन ऐसी है जिसको हम सप्लीमेंट्स नहीं कहते हैं, पर मैं उसको सप्लीमेंट की तौर पे ही ले रहा हूँ। सप्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्स और दवा में क्या फ़र्क होता है। दवा आपको ठीक करने के लिए दी जाती है, सप्लीमेंट्स आपको सप्लीमेंट यानी आपको सपोर्ट करने के लिए दिए जाते हैं, बॉडी को सपोर्ट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिए जाते हैं। क्योंकि बॉडी में कुछ कमियां होनी शुरू हो जाती हैं, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपका डाइजेशन पुअर हो जाता है और एज के साथ एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो आज मैं जो सप्लीमेंट्स आपको दिखा रहा हूँ वो ना कुछ तो सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो 50 नहीं, उससे कम एज वाले भी ले सकते हैं, 40 वाले भी ले सकते हैं। लेकिन एक दो सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो 50 के बाद, और 50 के बाद मैंने एक दो सप्लीमेंट इसलिए भी ऐड करें कि क्लॉटिंग की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और ये देखा गया कि 50% से ज़्यादा लोगों को 45 की एज के बाद 50% से ज़्यादा लोगों को खून में चर्बी जमा शुरू हो जाती है, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, जो कि आगे चल के हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रूप ले लेता है, बड़ी बड़ी बीमारियों को जन्म दे देता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए भी मैंने कुछ सप्लीमेंट ऐड किए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। सबसे पहला सप्लीमेंट जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, थोड़ा रुक जाओ, एक मिनट जरा स्टाइल मार लो। हाँ, अब ठीक लग रहा हूँ ना। सप्लीमेंट खा के बंदा स्मार्ट भी तो लगना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला सप्लीमेंट, पहला सप्लीमेंट्स है विटामिन डी मेरे पास, और वाइटामिन डी, थोड़ा अंग्रेजी में बोलता हूँ, वाइटामिन जी। वाइटामिन डी 60,000 यूनिट का है। देखिए, मैं आपसे एक बार जरूर बोलूँगा कि साल में एक बार अपने कंप्लीट हेल्थ चेकअप करा के जरूर देखिएगा। और अगर उसमें विटामिन डी और B12 काफ़ी कम आते हैं तो उसको उसके हिसाब से ठीक करना पड़ता है। मैं जो दे रहा हूँ ये मेंटेनेंस डोज है, मतलब कि बिना टेस्ट कराए भी इसको ले सकते हैं। तो इसको मैं लेता हूँ महीने में 2 बार, क्योंकि मेरा इतना एक्सपीरियंस है कि टेस्ट कराओ या ना कराओ, विटामिन डी तो आपका लो ही रहना। अगर नहीं खाना बंद कर दोगे, और 50 साल के बाद तो हड्डियाँ भुर 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 करनी शुरू हो जाती हैं, वीक होनी शुरू हो जाती हैं, है ना। तो पहला है विटामिन डी 60,000 यूनिट, मैं लेता हूं महीने में 2 बार। लेकिन अगर आप पर डे का लेना चाहें तो 2000 यूनिट का भी आता है, 2000 यूनिट पर डे, वो भी ले सकते हैं, वो जबकि ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मुझे याद नहीं रहता इतना हर रोज़ खाना, तो मैं इसीलिए महीने में 2 बार इसको ले लेता हूँ। अगला अगला तो मेरा एक जादू भरा है जिस पे मुझे बहुत ट्रस्ट है, और वो मैं लेता हूँ एक दिन छोड़ के। और ये भी बोलूँगा कि सप्लीमेंट्स थोड़ा हर रोज़ मत लिया करें, एक दिन आज इसका नंबर कल उसका नंबर, इस तरह से करके लेना चाहिए। क्योंकि इतनी दवाइयाँ क्या आप हर रोज़ अपने अंदर उड़ेल सकते हैं? नहीं उड़ेल सकते। ये है मेरा कोएंजाइम Q10, और इसमें है कोएंजाइम Q10, लाइकोपिन, सेलेनियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। इसको मैं लेता हूँ, ये 100 mg वाला है, और इसको मैं लेता हूँ एक दिन छोड़ के। ज़्यादातर कोएंजाइम Q10 के साथ प्रॉब्लम ये कि हाई MRP के मिलते हैं मार्केट में, और कहीं डॉक्टर्स और हॉस्पिटलों की तो इनकम भी यहीं से जनरेट होती है। कहीं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ चुनिंदा डॉक्टर और कुछ हॉस्पिटल जिनका काम सिर्फ दवाइयों से पैसा निकालना है, तो उनकी MRP 700-800 रुपये होती है। हम हमारी अपनी फार्मेसी है, तो हम हाई MRP की मेडिसिन कोशिश करके अवॉइड करते हैं, और इस पर भी हम लोग काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पे पेशेंट को दे देते हैं। तो फिर भी बोलूँगा आप ऑनलाइन चेक कर लें, अगर आपको सस्ता कोएंजाइम Q10 मिलता है 100 mg का तो बहुत अच्छी बात है। एक दिन छोड़ के खाएं, डेली मत खाएं, क्योंकि और भी सप्लीमेंट्स अभी हैं। चलिए, इसके बाद मेरा अगला सप्लीमेंट है, कैसा करके दिखाऊँ, ये रहा। नाम मैं नहीं बताऊंगा, क्यों, मुझे किसी का ऐड नहीं करना है।
ये है, मेरे घुटनों में प्रॉब्लम हल्की सी शुरू हो चुकी है, क्योंकि जब मैं ज़मीन पे बैठ जाता हूँ तो मुझे खड़े होने में प्रॉब्लम होती है। हालांकि मैं एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ घुटनों की, लेकिन उम्र जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, 55 साल क्रॉस हो चुकी है, तो अब मुझे लगता है कि टाइम आ चुका है घुटनों की देखभाल करने के लिए, मसल की देखभाल करने के लिए। ये है ग्लूकोसामीन और डायसेरिन। इसके साथ में मैं कोलेजन भी लेता हूँ, वो मैं यहाँ दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको। कोलेजन भी मैं लेता हूँ, तो ये भी मैं एक दिन छोड़ के ही लेता हूँ, कभी ये ले लिया कभी कोलेजन ले लिया, तो इस तरह से मैं ये लेता रहता हूँ। ठीक है, तो ग्लूकोसामीन बहुत ज़रूरी सप्लीमेंट है 55 साल की एज के बाद या 50 साल की एज के बाद। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो विटामिन है, जिसकी कमी से तो मैं कहता हूँ एनर्जी देता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसको बोलता हूँ पूरी बॉडी का एक महाशक्तिमान है, ये अनमोल रतन, ये है विटामिन B12 का इंजेक्शन। आप B12 को कैप्सूल फॉर्म में भी ले सकते हैं, पर मुझे सच बोलूँ तो कैप्सूल से पेट में प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने इसलिए B12 मिथाइकोबालामिन इंजेक्शन को चूज़ किया। हालांकि ये थोड़ा प्री फिल्ड है, इसके अंदर ऑलरेडी भरा हुआ होता है। ये किस कंपनी का ये तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि किसी का ऐड नहीं करना। इसके अंदर ऑलरेडी भरा हुआ है, आई मीन इसके जो सिरिंज है उसी के अंदर भरा हुआ है, इसमें पेन कम होता है। तो ये मैं महीने में एक बार लगवाता हूँ बिना टेस्ट कराए। हालांकि मैं टेस्ट बीच में कराता रहता हूँ तो वो नॉर्मल आता है। मुझे अपना B12 400 से 500 के बीच में रखना होता है। ये देखा गया है कि 200 के आसपास भी B12 रहता है, 250 तो लोगों को कंप्लेन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो बेटर है अपना B12 400 से 500 के बीच में रखें। क्या अब कुछ नहीं है, तो ये 1500 माइक्रोग्राम का है, मैं 750 माइक्रोग्राम लेता हूँ वंस ए मंथ इंट्रामस्कुलर। लेकिन आप लोगों को बोलूँगा एक बार टेस्ट जरूर करा लें, लेने से पहले कोई एलर्जी ना हो किसी को। तो अब आते हैं अगले सप्लीमेंट की तरफ। ये सप्लीमेंट है टोकोट्रिनॉल। टोकोट्रिनॉल 200 mg, इसको भी मैं वंस ए डे ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे फैटी लीवर आया था। और हालांकि मैं अब बीच में बंद कर दिया था, मैंने काफ़ी 3 से 6 महीने लगातार लिया। अब मैं इसको कभी कभी लेता हूँ, अब मैं इसको डेली नहीं लेता हूँ। लेकिन जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है, जिन लोगों को फैटी लीवर है, तो उनके लिए विटामिन, ये थोड़ा कॉस्टली आता है, तो आप विटामिन E भी ले सकते हैं। ठीक है, अगला है एक बी कॉम्प्लेक्स ज़रूर लिया करें, चाहे हफ्ते में 2 बार ले लें, 3 बार ले लें, बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये बी कॉम्प्लेक्स है, ये मैं लेता हूँ। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बतानी भूल गई कि अब इसमें कैल्शियम कहाँ गया। तो कैल्शियम के लिए मैंने एक हमारे पास एक विटामिन है, जिसमें मैंने पहले भी बोला था कि खाली कैल्शियम नहीं लेना चाहिए, उसके साथ विटामिन K27 और कैल्सिट्रियोल, फोलिक एसिड, B12, ये सब कॉम्बिनेशन है। कुछ मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ कि खाली कैल्शियम क्यों नहीं लेना चाहिए, क्या प्रॉब्लम करता है हार्ट पेशेंट्स के लिए, कैसे वो कुछ प्रॉब्लम कर सकता है, इसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। तो विटामिन K27 के साथ कैल्शियम साइट्रेट है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, बोरोन है, मिथाइकोबालामिन है, कैल्सिट्रोल है, तो ये इसमें कैल्शियम भी है। तो ये एक तरह का मल्टीपर्पज़ वो है बोन्स के लिए, आपकी टोटल हेल्थ के लिए। तो आपकी अब आपका डॉक्टर आपको समझा सकता है कि आपको बी कॉम्प्लेक्स लेना है या ये लेना है। मैं इसको कैल्शियम को मैं अलग से कई बार चूज़ कर लेता हूँ, इसको भी मैं बीच बीच में लेता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत कैल्शियम भी चला जाए। तो एक्चुअली क्या है कि मैं अगर इतने सप्लीमेंट रोज़ खाने शुरू कर दूँ तो मैं पागल हो जाऊँगा। तो मैं इसीलिए गैप दे के करता हूँ, हफ्ते में 2 दिन ये खा लिया, 2 दिन ये खा लिया, 4 दिन ये खा लिया, इस तरह से करके चलना चाहिए। रोज़ सप्लीमेंट लेना मुझे ठीक नहीं लगता, बेटर होगा अपनी डाइट के थ्रू उसको पूरा करें। ठीक है, डाइट अच्छी रखें। अच्छी का मतलब वो वाली, यार ये फिर नीचे हो गया, हाय नज़र ना लग जाए। चलिए अब आते हैं असली बात पे। कोविड के बाद क्लॉटिंग की घटनाएं बढ़ गई हैं, और मैंने अपने वीडियो में बताया था कि सरकार को अब कुछ अपने पैरामीटर चेंज करने चाहिए। अब उन चीज़ों से काम नहीं चलेगा जैसे पहले चल रहा था, इसीलिए मैंने एक होम किट भी आपको एक वीडियो बनाया था, और उससे अगले दिन ही एक और वीडियो वायरल हो गया होम किट की। यूपी सरकार में किसी ने एक किट बनाई है। हालांकि उस किट में कोई डोज वोज का मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने अपने वीडियो में बताया कि आप अपनी होम किट कैसे बनाएं हार्ट की, उसको घर में रखें। ठीक है, मैंने आज से 2-3 साल पहले अपनी एंजियोग्राफी कराई थी, CT एंजियोग्राफी, तो बहुत माइल्ड सी ब्लॉकेज आई थी 25%, लेकिन मुझे मेरा हार्ट बीट फास्ट रहती थी। मुझे ये लगता था कि कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है, और सच बताऊं तो सब कुछ करने के बाद, वेट लॉस करने के बाद, सब करने के बाद भी मेरा हार्ट बीट 90 से नीचे नहीं आता था।
आप यकीन मानेंगे, मैंने पहले, क्योंकि मेरी ब्लॉकेज हल्की सी निकली थी, नाम की उतनी ब्लॉकेज तो किसी भी निकल सकती है, लेकिन मुझे लगता था कि हाँ, मुझे खुद को अनुभव होता था कि मेरा ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा पुअर है, तो मैंने स्टेटिन शुरू करके देखा तो मुझे सूट नहीं किए थे, मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन अब मैंने दोबारा से शुरू किया दूसरा सॉल्ट, रोजुवास्टेटिन 5 mg। इसको मैं रात को लेता हूँ, और इसको मैं सप्लीमेंट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ये मेरे लिए अब सप्लीमेंट ही बन चुका है, क्योंकि इसको लेने के बाद मेरे हार्ट बीट नॉर्मल हो चुकी है, 72 आती है, एग्जैक्ट 72। और भी मुझे काफ़ी बेनिफिट मिले हैं अपने अंदर, मुझे थोड़ा सा अच्छा फीलिंग होती है कि हाँ, मेरा स्टेमिना थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन कुछ लोगों को स्टेटिन के साइड इफेक्ट होते हैं, तो अपने डॉक्टर से बिना पूछे स्टेटिन या इकोस्प्रिन ना लें। लेकिन कई कमेंट सेक्शन में आते हैं, जी आपने बोला था स्टेटिन और इकोस्प्रिन के लिए, हमने लेना शुरू किया, हमारा सांस फूलता था, वो ठीक हो गया है। तो सर्दियों में तो मुझे लगता है कि हार्ट अटैक की कंप्लेन बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो अगर हम 2-3 महीने ले लेंगे अपने डॉक्टर से पूछ के, तो कोई बड़ी आफत नहीं आ जाएगी। एक सवाल ये भी था कि अगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है तो क्या तब भी ले सकते हैं? ये थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है। हालांकि मेरा कोलेस्ट्रॉल बॉर्डर लाइन था, ऑलमोस्ट नॉर्मल था, फिर भी मैंने शुरू कर दिया। सच बता रहा हूँ, तब भी मैंने शुरू कर दिया। और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को अपना 100 से नीचे रखें, उससे ऊपर मत जाने दें एलडीएल को। और हार्ट पेशेंट के लिए 60 से नीचे रखना होता है। तो मैं अपने आप को हार्ट पेशेंट मान के चल रहा हूं, क्योंकि मेरा नॉन क्रिटिकल सीएडी था, माइनर सी ब्लॉकेज थी, फिर भी मैं मान के चल रहा हूं कि मुझे आने वाले कल में कोई हार्ट प्रॉब्लम हो ना जाए, इसलिए मैंने स्टेटिन शुरू कर दी। और मेरा हार्ट रेट, मेरी पल्स रेट जो 100 के आसपास रहता था, 90 और 100 के बीच में, अब वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा हुआ है स्टेटिन से। तो मेरे सप्लीमेंट काफ़ी सारे हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये कभी कभी इधर, ये आपको मैंने बताया, जिसमें कैल्शियम भी है, B12 भी है, विटामिन के भी है, और ये बी कॉम्प्लेक्स, तो इसको मैं कभी कभी ले लेता हूँ। थोड़ा बहुत कैल्शियम भी चले जाना चाहिए आपके अंदर। लेकिन कैसे बताऊँ, इतनी दवाइयों के सहारे रहना, ये सप्लीमेंट्स हैं, दवाइयाँ नहीं हैं। मैं फिर बोलूँगा, डेली मत लें, फक्के मत मारें, है ना। थोड़ा रेस्ट दें पेट को भी, बॉडी को भी, और अपनी इम्यूनिटी को अपने आप ठीक करें। अपनी डाइट अच्छी रखें, बाहर का खाना पीना बंद करें, घी तेल से दूरी बनाएं, शुगर और नमक से थोड़ी दूरी बना के रखें, और वॉक करें, और स्ट्रेस फ्री रहें, अच्छी नींद लें। ये सबसे अच्छे सप्लीमेंट्स हैं, ये तो सब चलता रहेगा। और अगला मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, देसी क्या, देसी शेक, प्रोटीन शेक। घर पे आप बनाएं अपना देसी प्रोटीन शेक, आपको कोई महंगे महंगे प्रोटीन शेक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूर देखिएगा, और बना के दिखाऊंगा आपको अपना देसी प्रोटीन शेक। शुक्रिया, बाय, शबा खैर और मेरी खैर।